तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। जो भी राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है वो अपना दिशा 2020 बुक का राजस्थान हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहला चैप्टर कौन सा है? पुरातात्विक स्थल है, जिसके अंतर्गत अपने के सभ्यता और संस्कृति आती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसका अपन सोल्यूशन कराएंगे ताकि आपका फास्टेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पुरातात्विक स्थल या अपनी जो सभ्यता संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी राजस्थान के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं दिशा के। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, पुरातात्विक स्थल। ठीक है भाई, उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पूरे की पूरे चैप्टर, जितने भी राजस्थान हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सबका सोल्यूशन अपन इसी चैनल पर कराएंगे। इसके साथ में आपको कल्चर के सोल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है, और ज्योग्राफी के सोल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसा जाता है? यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का काम का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ध्यान रख लेना, SCL कायल को। किसको? SCL कालाइल को क्या दिया जाता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इन्होंने जो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किया था वो कब किया था? तो 1871 में किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स एलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? देखो, कभी भी आपको हमेशा याद रख लेना भाई, सरस्वती नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भाई सरस्वती नदी के आसपास में किसने खोजबीन करने का काम किया था, तो उसमें एक ही आंसर करना हमेशा, ओरेल स्टेन। कौन करना? ओरेल स्टेन। सरस्वती नदी के आसपास में जो भी खोज कार्य किया था वो सारा का सारा ओरेल स्टेन ने किया था, और ये रचना उन्हीं की थी। किसकी थी? ओरेल स्टेन की। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है अपने पास, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। यानी कि पूछ रहा है कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे, या जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? देखो क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी से अलग है और हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो कालीबंगा। ध्यान रख लेना, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, क्योंकि पहली राजधानी तो हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी, और तीसरी कौन सी थी? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? देखो, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है सैंधव स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और दूसरी बात करा कि घग्गर नदी के किनारे, तो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? बताओ भाई साहब, सिंधु सभ्यता स्थल का एक महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कौन सा है? वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है काली प्लस बंगा, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियां। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किया किसे दिया जाता है? यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन था? कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन था? तो वो जाएगा अमलानंद घोष। कौन हो जाएगा? अमलानंद घोष। काफी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पूरी की पूरा जो जितने भी राजस्थान की हिस्ट्री के चैप्टर है, राजस्थान की कल्चर के, ज्योग्राफी के चैप्टर है, सारे सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातात्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन से उत्खननकर्ता कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो कौन से नहीं है? तो सबसे पहले आपको चार उत्खननकर्ता थे कालीबंगा के, उनके नाम याद होने चाहिए। उसमें से एक था बीबी लाल, एक था MD खर्रे, और एक था BK थापड़। लेकिन RC अग्रवाल कालीबंगा का उत्खननकर्ता नहीं था, ये गणेश्वर सभ्यता का उत्खननकर्ता था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब,
अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबीलाल के सहयोगी नहीं रहे। इसका मतलब बीबीलाल कौन था? इसका उत्खनन करता था, किसका? कालीबंगा का। तो ये पूछ रहा है कि उसके सहयोगी नहीं थे, मतलब और इसके साथ में कौन नहीं था? तो एम डी खर्रे तो था भाई, बिल्कुल सही है। एस पी जैन था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए त्रिपाठी था, ये नहीं था भाई साहब, ए त्रिपाठी इसका नहीं होगा। ठीक है, तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता में बीबीलाल का सहयोगी कौन नहीं था? ए त्रिपाठी नहीं था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? आप सबको पता है कि कालीबंगा की खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे। तो इन्होंने ये पूछ रहा है कि कालीबंगा स्थल की पुनः खोज कब की थी? तो पुनः खोज की थी इसकी 1952 में, ध्यान रख लेना। दोबारा खोज कब की थी? 1952 में खोज की थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में तो है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले का जो जिला मुख्यालय यानी कि कलेक्टर ऑफिस है उससे किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? मतलब कि कालीबंगा का उत्खनन करने का काम कौन सी संस्थान ने संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ध्यान रख लेना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कार्य करवाया गया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? यानी कि कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी तो कितने स्तरों में इसकी खुदाई हुई थी? बताओ भाई फटाफट से। तो देखो भाई साहब, इसकी खुदाई हुई थी कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर हुई थी। ठीक है, नीचे के 2 स्तर तो पूर्व हड़प्पा कालीन थे और ऊपर के तीनों कब के हो जाएंगे? हड़प्पा कालीन हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। लेकिन किसने कहा था? ये कहा था दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे और बहुत सारी एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? देखो, अभी तो अपन को पूछा था कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा किस दिशा में है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत है। तो आप सबको पता है कि जैसे कालीबंगा सभ्यता थी तो इधर की साइड इसके जुते हुए खेत थे, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है सभी क्लासेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? बताओ भाई साहब, कौन सी ऐसी सभ्यता स्थल है जहां से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो आप सबको पता है कि कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कितनी प्राप्त हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, अग्नि कुंड को भी बोलते हैं अग्नि वेदिकाएं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिलते हैं? यानी ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें घर के अंदर ऐसे अंडाकार कुएं प्राप्त हुए थे? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में पानी के लिए क्या था? कुआं था अंदर, घर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। बताओ भाई साहब, प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता कौन सी थी? अपने एक ही थी, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, जिसको अपना हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो आपको जस्ट बताया था भाई, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो बताओ भाई साहब। मिट्टी की ईंटों के घर थे भाई, बिल्कुल सही बात है, मिट्टी की ईंटों के घर थे। दुर्गीकरण था वहां पर, बिल्कुल सही बात है। अग्निकुंड भी मिले थे, हाँ 7 अग्निकुंड मिले थे, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं मिले थे। ध्यान रख लेना, कालीबंगा सभ्यता से एक भी उपकरण लोहे का नहीं था, यहाँ से केवल और केवल मिट्टी के उपकरण मिले थे। आगे बढ़े भाई साहब, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य तक पहुंच गए थे, लोहा तक नहीं पहुंचे थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? बताओ भाई साहब, कौन सा ऐसा अवशेष है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखो भाई साहब, दुर्गीकरण तो था, यहाँ पर डबल दीवार थी,
बिल्कुल सही बात है। अग्नि वेदिकाएं 7 प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही बात है। मर्द भांड यानी मिट्टी के भांड थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे, शैल चित्र कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है भाई, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा की खोज एक 41वीं इडोलॉजिस्ट लुई पियो टेस्टिटोरी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। प्राक हड़प्पा के नहीं थे, ये हड़प्पा कालीन अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। काफ़ी अच्छी क्लासेज है जो आपकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान में कोई सी भी एग्जाम हो, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, यानी कि जो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे थे वो किसके बने हुए थे? तो ये मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे, ठीक है। पकी हुई ईंटों के नहीं बने हुए थे, मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर का मतलब हो गया कि कहाँ पर दुर्गीकरण हो रखा था, तो वह कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण था। मतलब जैसे कि ये महल हो गया तो इसके चारों तरफ 2 दीवारें खिंची हुई थी, ऐसी दुर्गीकरण का सिस्टम था यहाँ पर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो जस्ट पढ़ा था अपन ने, कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण का साक्ष्य मिले थे। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सी फसल के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए थे? तो वो हो जाएगी जौ के। ध्यान रख लेना, जौ और गेहूं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट से जवाब दो भाई। अगला क्वेश्चन है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई थी? तो वह कौन सी हो जाएगी? चावल नहीं हुई थी, गेहूं भी हुई थी, बाजरा भी हुई थी और हाथी दांत की खंगी भी मिली थी। चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभंडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति के डिजाइनों से सजाया गया? देखो भाई साहब, इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई बर्तन हो गया, इसमें क्या होता है कि लाल मृदभांड होता है, ठीक है, लाल रंग का ये पूरा कलर कर दिया जाता है और इस पर काले रंग की धारियां खींच दी जाती है। तो ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे ऐसे मृदभांड? ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। कौन सी से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता से ऐसे मृदभांड प्राप्त हुए थे जिसमें पूरा तो लाल रंग का होता है और उसके ऊपर काले रंग की धारियां खींच दी जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं? तो पाकिस्तान में कौन सा हो जाएगा? कोटजी। कोटजी जो स्थान है पाकिस्तान में, वहां से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है? तो कोट डिग्गी सभ्यता का जस्ट अपन ने पढ़ा था भाई, पाकिस्तान में स्थित है और ये हड़प्पा पूर्व सभ्यता से इसका संबंध है। किससे? हड़प्पा पूर्व सभ्यता से इसका संबंध है। आगे देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? देखो अब तक अपन ने क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे कालीबंगा सभ्यता से संबंधित किए थे, ठीक है। लगभग 4-5 तो अपनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती है और उसके अलावा 6-7 छोटी छोटी होती है, उनके अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट होने वाली है अपनी कौन सी? आहड़ सभ्यता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, काफी अच्छा आपका रिविजन इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। आप सबको पता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था। वैसे तो इसका नाम आगातपुर भी है, धूलकोट भी है, बेराठ नहीं है, लेकिन ये प्राचीन नाम पूछ रहा है तो प्राचीन नाम में कौन सा हो जाएगा? ताम्रवती नगरी हो जाएगा। इसका जो आगाटपुर नाम और धूलकोट नाम है ये इसका स्थानीय नाम है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? आगाड़ सभ्यता को कहा जाता है। किसको? आहड़ सभ्यता या आगाड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि आर्य सभ्यता की खोज 4000 साल पहले हुई थी और इसे धूलकोट सभ्यता कहा जाता है और ये टीले के नीचे दबा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आप सभी को पता है को इसको आहड़पुर
आहड़पुर नहीं कहते, इसको आगाठपुर कहते हैं, ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना, आगाठपुर है, आहड़पुर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जस्ट अपन ने देखा था भाई, आर्ट सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और कितनी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? यानी आहड़ सभ्यता की जो उत्खनन करने का काम कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और किसके निर्देशन में हुआ था? ये अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। ऐसे अक्षय कीर्ति, ऐसे आहड़ सभ्यता, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ दे रखा है बेराट सभ्यता, दयाराम साहनी, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा सभ्यता, अमलानंद घोष, बिल्कुल सही बात है। बागोर सभ्यता, वीएन मिश्र, बिल्कुल सही बात है। आहड़ सभ्यता, एसपी जैन, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आहड़ सभ्यता में अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? तो आप सबको पता है कि आहड़ का उत्खनन का कार्य एक तो किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। और एक कौन सा हो जाएगा? एच डी सांकलिया के नेतृत्व में, ठीक है। 1956 में जो हुआ था वह एच डी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि बनास नदी के, मतलब बनास सभ्यता भी कहा जाता है इसको, बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। यानी कि आहड़ से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं? बताओ भाई साहब, किस प्रकार के? तो वो ताम्र पाषाण युग के प्रकार के, यानी कि तांबे की भी प्राप्त हुए हैं, पत्थर की भी प्राप्त हुए हैं, तो ताम्र पाषाण युग के प्राप्त हुए हैं। और आप फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, अपन ने जस्ट कालीबंगा सभ्यता पढ़ा था, तो वहां से कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? भाई लोहे के प्राप्त हुए थे, तांबे के प्राप्त हुए थे, पत्थर के प्राप्त हुए थे, या कांसे के प्राप्त हुए थे? फटाफट से कमेंट में जवाब देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? आहड़ सभ्यता हो जाएगी, जो कि आपकी बनास नदी, बेड़च नदी, गंभीरी नदी और कोठारी नदियों के तटों में फैली हुई है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो बताओ भाई साहब, आहड़ संस्कृति के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो उदयपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आहड़ संस्कृति कहाँ पर, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में हो जाएगी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि आहड़ सभ्यता को ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? नहीं पूछ रहा है भाई, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले स्थल पूछ रहा है भाई, कौन सा बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो देखो भाई साहब, गिलुंड तो है, बिल्कुल सही बात है। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में, ये तो बनास संस्कृति का है। ओजियाना कहाँ पर है? ओजियाना भी अपने बनास संस्कृति का है। बालाथल उदयपुर वाला ये भी है। लोथल तो गुजरात में हो गया, ये बनास संस्कृति में नहीं आएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव कौन सा है? तो आप सबको पता है कि 4000 वर्ष से पुरानी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आघाटपुर या आहड़, या फिर इसको क्या कहा जाता है? एक और नाम था ना इसका, आघाटपुर, आहड़, या फिर इसको और कौन सा नाम था? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। आहड़ सभ्यता, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बिल्कुल गलत। एक उत्खनन स्थल है तो। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, बिल्कुल गलत बात है, ये भी सही नहीं है। कालीबंगा लोह युगीय संस्कृति का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क को तांबे को गलाना और ताम्र की वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल सही बात है। आपको पूछ ले कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर तांबों को गलाया जाता था, तांबे के उपकरणों को गलाया जाता था और तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी, वह कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आरएस में पूछा हुआ है, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है अपने को, ठीक है। तो देखो भाई साहब, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट पढ़ा था। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं, ये भी सही बात है। तो कौन कौन सा सही हो गया? पहला तीसरा चौथा हो गया। पहला तीसरा चौथा देखो भाई साहब, ये रहा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
रिवीजन के लिए लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में याद रखें। आहड़ के विषय में निम्न कथनों से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन अपने को बताना है। तो देखो भाई साहब कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, ये भी सही बात है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत बात हो जाएगा भाई साहब। अभी भी गाँवों में जाकर के देख लो, मिट्टी के आराम से घर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है कि गोरे बंखोट नाम के मर्दबांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गोरे और कोठे, गोरे और कोठे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो चावल तो प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तांबे की वस्तुएं भी बिल्कुल सही बात है। कर्षण लोहित मर्दबांड है, बिल्कुल सही बात है। चित्रित धूसर मर्दबांड यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये अपने बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई साहब, लौह धातु के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? फटाफट से ऑप्शन देख के बताओ। लौह धातु के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? फटाफट से बताओ तो कौन सी हो जाएगी। आप सबको पता है कि काले एवं लाल रंग के मर्दबान संस्कृति किसको कहा जाता है अपने को। एक मिनट, ये ऑप्शन कोई और ही क्वेश्चन का आ गया। एक मिनट, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अच्छा, ये मतलब मर्दबांड के अनुसार पहचानना था अपने को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, काले एवं लाल रंग के मर्दबांड संस्कृति, यानी कौन सी हो जाएगी? आहड़ संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आहड़। देखो ये नाम याद रख लेना, लाल काले मर्दबांड कौन सी संस्कृति है? तो आहड़ संस्कृति है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को किस संस्कृति का? लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? तो आहड़ में कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता है? तो इसमें गेहूं का भी नहीं होता, वो सॉरी बाजरा का भी नहीं होता, जौ का भी नहीं होता। तो दो ऑप्शन हो गए, इस कारण से क्वेश्चन डिलीट हो गया था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो जो लेपिस लाजुली जो यहाँ पर पत्थर प्राप्त हुआ था, यह बताता है कि ये इसका संबंध बाहर की संस्कृतियों से भी था। ठीक है, तो लेपिस लाजुली पत्थर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था अपने आर्य सभ्यता से। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा एवं पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो आर्य सभ्यता से। ध्यान रख लेना, एक तो लेपिस लाजुली पत्थर हो गया, एक दो मुंह का चूल्हा यानी कि चूल्हे के दो मुंह थे, इसके अलावा सिलबट्टा था जिस पर अपन चटनी बांटते हैं, एक पेन था, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सी हो जाएगी? देखो, तांबे से परिचित थे, लोहे से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे, यानी कि आहड़ सभ्यता की किससे? चांदी से परिचित नहीं थे। आगे बढ़े भाई साहब, अब ये तो हो गई अपनी आहड़ संस्कृति पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे अपन गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। बताओ भाई साहब, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आपको सबको पता है कि नए जिलों के अनुसार नीम का थाना जिला हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में स्थित है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ध्यान रख लेना, ताम्रवती नगरी तो कौन सी है? आहड़ है, जबकि ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हैं उन सबकी जननी कहा जाता है, उनकी माता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं तो कौन सा हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से लगभग 90% जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे तांबे के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? आप सब बताओ भाई फटाफट से, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगी कांतली नदी के किनारे है। कहां पर? सिक्कर नीम का थाना। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन। कांतली नदी पर स्थित है, तो कांतली नदी पर कौन सी सभ्यता हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। बिना ऑप्शन देखे अपन कर सकते हैं आराम से।
ठीक है, कांतली नदी के किनारे कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने की थी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन से काल से संबंधित है, तो ये कौन से हो जाएगी, ताम्र कांस्य युग की है। ठीक है, ताम्र, वैसे तो ताम्र युगीन है, लेकिन आप ताम्र या कांस्य युग भी बोल सकते हो। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान या फिर बस्ती के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी सभ्यता कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, जहां पर ईंटों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस प्रकार के हैं, तो इसका याद रख लेना, ग से गणेश्वर, ग से गैरिक मर्दबांड। कौन से हो जाएंगे, गैरिक मर्दबांड कहां से प्राप्त हुए, कपिशवाणी या गणेश्वर, सॉरी गैरिक मर्दबांड कहां से प्राप्त हुए, गणेश्वर से प्राप्त हुए। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं पूछ रहा अपने को, तो सबसे पहले देखो, बैराट से बौद्ध विहार, बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर से काले चमकीले मर्दबांड, ये गलत हो जाएगा, काले चमकीले मर्दबांड यहाँ से नहीं है, यहाँ से कपिस्वर्णी मर्दबांड या गैरिक मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैराट प्राचीन काल से राजधानी थी। आप सबको पता है कि मत्स्य राज्य की, जो मत्स्य जनपद था, महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन सी थी, बैराट या विराट नगर थी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बैराट से संबंधित नहीं है। बताओ भाई साहब, बैराट से संबंधित कौन सा नहीं है, तो राव जी की पहाड़ी संबंधित नहीं है, भीम जी की डूंगरी भी जयपुर में है, बैराट में है, महादेव जी की डूंगरी भी बैराट में है, बीजक की पहाड़ियाँ भी बैराट में है, राव जी की पहाड़ियाँ बैराट में नहीं है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका है। तो आप सबको पूछ ले कि बैराट के उत्खननकर्ता कौन थे, तो एक तो दयाराम साहनी थे, एक नील रतन बनर्जी थे और एक कैलाश नाथ थे। ये किसके थे, बैराट के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता थे। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है। अरे इतना क्या बोलने की जरूरत है, बीजक की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, बैराट में स्थित है। सीधा सा आंसर हो रहा था, बहुत ज़्यादा रामायण लिख दी भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी, तो बैराट हो जाएगी सीधा सीधा ही, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के तक फैला हुआ है। कौन सा हो जाएगा, विराट नगर या विराट कौन सी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, तो भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सभी कहाँ पर है, बैराट या विराट नगर सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, बैराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बैराट में प्रथम उत्खनन का कार्य किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। इस कारण से बैराट सभ्यता की खोजकर्ता किसको कहा जाता है, दयाराम साहनी को कहा जाता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962 से 63 में एन.आर. बनर्जी एवं एन.के.एन. दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित और एन.आर. बनर्जी के द्वारा किसका उत्खनन कार्य किया गया था, तो हम सभी जानते हैं बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने, बाद में इन दोनों ने किया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैराट के किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बैराट से कौन सी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी, बैराट सभ्यता से। देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बैराट से प्राप्त हुए हैं, और ऐसे पूछ लेता है कि बैराट से इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। देखो बैराट से दो प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे, एक तो इंडो ग्रीक शासक के सिक्के प्राप्त हुए थे जो कि कितने प्राप्त हुए थे, 28 प्राप्त हुए थे, और एक मिनेंडर के प्राप्त हुए थे। कौन सा था, यूनानी शासक था एक मिनेंडर नाम का, उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए थे, बैराट से प्राप्त हुए थे। ठीक है, दोनों बातें याद रख लेना। तो कहीं पर भी आपको पूछ ले सभ्यताओं में से कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए थे, तो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं। देखो 28 सिक्के तो इंडो ग्रीक शासकों के प्राप्त हुए हैं, 16 तो अपने मिनेंडर के प्राप्त हुए हैं, और 5 किसके प्राप्त हुए हैं, चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, पंचमार्क सिक्के, जिन पर मतलब ऐसे
मोचा बैठा हुआ था पंच मार्क, कौन से, चांदी के, ठीक है। कितने प्राप्त हुए थे, 5 प्राप्त हुए थे। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनिए। सही कथन को अपने को चुनना है। विराट नगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बिल्कुल गलत बात है, तो जयपुर का हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना, सम्राट अशोक के जो 2 शिलालेख थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। सम्राट अशोक के शिलालेख, और अशोक भी कौन था, मौर्यकालीन शासक था, इसी कारण से इसको मौर्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, बेराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की थी, तो अशोक ने की थी। अशोक के 2 शिलालेख थे जो अपने को बेराट से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अपने को पता है अशोक के शिलालेख अपने बेराट से प्राप्त हुए थे, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, तो कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने अशोक के शिलालेख बेराट में खोजे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो महाभारत काल के अवशेष केवल और केवल एक ही सभ्यता से प्राप्त होते हैं, बेराट सभ्यता से। अलवर के निकट बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं, और भरतपुर के निकट नौ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। 2 ऐसी सभ्यता जहाँ से महाभारत के अवशेष प्राप्त होते हैं, वो कौन सी से, बेराट से और नौ से। नौ कहाँ पर है, भरतपुर में, और बेराट कहाँ पर है, जयपुर में। वैसे तो वर्तमान में हिसाब से कोटपुतली भरोड़ में हो गया है, लेकिन वैसे जयपुर में थी, ठीक है, बेराट या विराटनगर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो आप सबको पता है कि बीजक की पहाड़ी कहा जाता है। जो अपनी बेराट सभ्यता में जो बीजक की पहाड़ी है ना, यहाँ से बौद्ध विहार यानी बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां से गुप्तकालीन संकलिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संकलिपि के लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, संकलिपि के, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि संकलिपि किसकी थी। संकलिपि आप सब जानते हो ना किसकी थी, बौद्ध धर्म के जो लेख थे वो सभी संकलिपि में लिखे गए थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ प्राप्त हुआ है। गोल चैत्य का मतलब होता है गोल मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से। एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहाँ से गोल चैत्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। किस पुरातात्विक स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। कौन सी ऐसी सभ्यता है जहाँ के लोग वस्त्र और बुनाई करने का काम करते थे, तो वह कौन सी हो जाएगी, बेराट सभ्यता में वस्त्र बुनाई का काम भी जानते थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अपन ने अभी तक 4 सभ्यताएं कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के अंतर्गत कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और बेराट सभ्यता, इन 4 सभ्यताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगले वीडियो के अंतर्गत में बची हुई जो छोटी मोटी सभ्यताएं होती है जो कि सभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इस कारण से उनका अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो उन सभी छोटी सभ्यताओं को एक साथ अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। इस सभ्यता के अंतर्गत मैंने 4 बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है उनको कंप्लीट करवा दिया है। आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी और ज्योग्राफी यानी राजस्थान की कोई सी भी सब्जेक्ट हो, आपके सारे के सारे रिवीजन इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।